तो यार आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ ब्लू लॉक सीजन 2। और हाँ दोस्तों, जो भड़कते हुए शोले आपने ब्लू लॉक सीजन 1 में देखा था, वही भड़कते हुए शोले, वही इंटेंसिटी, वही जुनून और जज्बा आप लोग सीजन 2 में भी देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग यहाँ पे नागी के पास्ट के बारे में जानेंगे कि नागी कैसे इतना खतरनाक जीनियस बना, वो फुटबॉल में कैसे आया और क्या चीज उसकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज लेके आई ना। दोस्तों हम सबको पता है नागी सेशिरो कितना खास है, फुटबॉल को लेके वो कितना बड़ा जीनियस है। ये एपिसोड और ये सीजन सिर्फ नागी के नाम जाता है, जो इससे बनाता है ब्लू लॉक नागी एपिसोड। इसके चलते ही मैं अपने गेमिंग चैनल के लिंक को भी कमेंट में पिन कर दूंगा। यहाँ पे जब भी GTA 6 रिलीज होगी तो उसे तुरंत से स्ट्रीम किया जाएगा। दोस्तों जो लोग गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, सिर्फ वही लोग जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी एनिमे का कंटेंट आपको सिर्फ एनिमे रैंक्स पे ही मिलेगा। तो चलो यार इसे शुरू करते हैं। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत ब्लू लॉक सीजन 1 की टाइमलाइन से पहले से होती है, जहाँ पे हम नागी सेशिरो को देखते हैं जो कि क्लास में काफी पढ़े पढ़े ही बस बोर होता चला जा रहा होता है। वो अपना सर उठा के अपने सारे के सारे क्लासमेट्स को घूरने लगता है, जो कि वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत में बिजी होते हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं। वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं एक दूसरे को लेके कि तुमने कितनी तैयारी की है, क्या तुम्हें फलाना चैप्टर्स आते हैं, क्या तुम्हारे पास ये वाला कोर्स होगा। नागी उन्हें थोड़ा सा परेशान पाता है। वो सारे के सारे लोग अपनी ही दुनिया में मगन होते हैं, जबकि नागी सेशिरो जरा भी टेंशन तक नहीं ले रहा होता। वो कहता भी है ये क्या सर का दर्द है, ये लोग इतना बढ़ बढ़ के बातें क्यों कर रहे हैं, ये लोग इतने डरे हुए क्यों हैं, और सबसे बढ़ के ये लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं ना। दोस्तों जिन्होंने सीजन 1 देखा है तो उन्हें मालूम होगा कि नागी सेशिरो फुटबॉल में पूरे तरीके से जीनियस है। लेकिन मैं यहाँ पे एक और पॉइंट को भी उठाता फिरूं। अगर आप सभी को लगता है कि नागी सेशिरो सिर्फ फुटबॉल को लेके ही अच्छा है तो भाई आप गलत हो सकते हैं। इस बारे में दोबारा सोचिएगा। खैर मैं ही बता देता हूँ, नागी सेशिरो ने जिंदगी में किसी भी चीज को लेके आज तक कभी भी मेहनत नहीं की, चाहे वो एग्जाम्स क्यों ना हो, चाहे वो किसी किस्म की फाइट क्यों ना हो, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स को लेके क्यों ना हो। नागी सेशिरो इज अ प्योर टैलेंट इन एवरी वे, जिस वजह से वो लोगों को भी देख के सोचता रहता है कि ये लोग क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं। नागी को आज तक कभी भी इस पॉइंट की समझ में नहीं आई, क्योंकि ज़िंदगी में कभी उसने मेहनत नहीं की, उसने जो चाहा वो उसने पाया। तो अब मैं आपको नागी के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ। नागी एक ऐसा बंदा है जो कि बस ज़िंदगी में बिस्तर पे पड़ा रहना चाहता है, वो कोई काम नहीं करना चाहता, वो काफ़ी ज़्यादा लेज़ी और सुस्त है। बस वो जिंदगी में बढ़ बढ़ के पैसा चाहता है कि उसे कोई भी काम ना करना पड़े और बस खाना उसके लिए आता रहे। तो इसी तरह नागी सेशिरो स्कूल के हॉलवे से गुजरता जाता और बस यही सोचता रहता, मैं कभी इन लोगों को समझ ना पाया और ना कभी समझ पाऊंगा भी। इवन के एग्जाम्स के कठिन दिनों में भी नागी सेशिरो क्लासेस मिस करता रहता और बस छुपके से सीढ़ियों में बैठ के पूरा दिन स्कूल में ही गेम्स खेलता चला जाता ना। दोस्तों मैं नागी सेशिरो के दर्द को कहीं ना कहीं समझ सकता हूँ। एक गेम ही तो हमारे पास होती है जो हमारे दर्द और दुख को ठुकराने में और उन्हें जुटलाने में मदद करती है। ये कहीं ना कहीं मेरे जैसा ही है, पर मुझसे कई गुना ज्यादा टैलेंटेड है। पर एक रोज जब नागी इसी तरह मोबाइल में गेम खेल रहा होता है तो एक अमीर बाप का बेटा जिसका नाम रियो होता है, वो नागी से गलती से टकरा जाता है और जैसे जैसे करके नागी का मोबाइल गिरने लगता है तो नागी बिजली की स्पीड में उस पे काबू पाता है और अपने मोबाइल को गिरने से पहले अपने पैर से बचा लेता है। जैसे कि मैंने कहा प्योर टैलेंट है इन एवरी वे, इन एवरी पर्सपेक्टिव। ऐसा टैलेंट ऊपर वाला हम जैसे गरीबों को भी दे। रियो उसके टैलेंट को देख के वहीं पे चौंक जाता है। रियो कतरा जाता है उसके कातलाना टैलेंट को देख के। रियो के मन में इस वक्त एक ही चीज चल रही होती है, जिस तरीके से
इसने मोबाइल पे काबू पाया। सोचो अगर इसकी जगह फुटबॉल होता, वो बॉल, हाँ वो बॉल, तो क्या वो इसी तरह काबू पा लेता? तो ऑब्वियसली एक बंदा हर एक छोटे से मोबाइल पे काबू पा सकता है, तो एक बहुत बड़े बॉल पे क्यों नहीं? हाँ। रियो हैरानगी से सीढ़ियां उतर के नागी सेशिरो की ओर बढ़ता है, जिस दौरान नागी अपने फोन को देख के कहने लगता है, शुक्र है ये टूटा नहीं, एक ही तो चीज है जो कि मुझे बोरियत से बचाती है। तो रियो आगे से कहता है, मेरे भाई अगर ये टूट भी जाता तो मैं तुम्हें नया फोन दिला देता। लेकिन सबसे बढ़ के रियो काफी हैरानगी से उसकी तारीफ करता है। वो कहता है कि तुम गजब के हो, तुम वो चीज हो जो मैं बनना चाहता हूँ। वो उससे कहता है कि तुम बहुत गजब हो, सोचो अगर इसकी जगह सॉकर बॉल होता तुम उसे कितनी खूबसूरती से बचाते और उसे अपने काबू में करते। नागी उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है, अबे क्या यार, मेरा गेम में कैरेक्टर ही मर गया। लेकिन रियो उसे यहाँ पे ऑफर करता है, हे सुनो, क्या तुम मेरे साथ फुटबॉल खेलना चाहोगे? नागी जब उसके चेहरे को थोड़ा सा ठीक से देखता है तो वो कहता है, हो तुम तो वही अमीर बाप की औलाद हो, थोड़ा दो ना, थोड़ा पैसा दो ना। वो मीम सच हो गई, अमीर आदमी देखा नहीं भीख मांगना पहले ही शुरू कर दी। नागी उसे साफ साफ शब्दों में कहता है, मैं ना ही फुटबॉल खेलना चाहता हूँ और ना ही मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, मैं सिर्फ बेड पे लेट के पैसा चाहता हूँ, तो मुझे थोड़ा पैसा तो दो ना मेरे भाई। मुझे उस हर चीज से नफरत है जहाँ पे मेहनत का शब्द आता हो। तो रियो उसके गले में हाथ डालते हुए कहता है, वाह तुम एक प्योर टैलेंट हो और तुम मुझे कसम से काफी ज्यादा पसंद आए हो। ओए सुनो, तुम्हें बदलने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें पास करूंगा, तुम बॉल पे कंट्रोल पाओगे और गोल करोगे। तुम्हें पैसा चाहिए, मैं दूंगा और बढ़ बढ़ के दूंगा। तो दोस्तों इसी तरह नागी के करियर की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। उसने रियो को पाया और रियो ने उसे पैसा दिया और लो नागी बिक गया। कहानी अगले दिन पे जाती है जहाँ पे नागी सेशिरो जूजू स्कूल पहुंचता ही है तो रियो अपनी बड़ी सी लैमुजीन से उतरता है। वो नागी को पीछे से आवाज लगाता है, नागी मेरे दोस्त तुम कैसे हो? इस वक्त रियो के साथ एक ग्रैनी भी मौजूद होती है जो कि रियो की अटेंडेंट है। इसी तरह रियो नागी को नए बूट दिखाते हुए कहता है, ये सॉकर बूट है बेबी, और आज के बाद से और आज के दम से तो मेरे साथ सॉकर खेलने वाले हो। लेकिन नागी उसे इग्नोर करके आगे ही चला जाता है और छत पे पहुंच के गेम लगा के बैठ जाता है। मगर रियो से यहाँ पे आ ढूंढता है, वो उसे बड़ी बड़ी स्पीचेस सुनाता है कि क्यों तुम्हें वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर इस वक्त तक होना चाहिए था, लेकिन तुम यहाँ पे अपनी ऐश यहाँ पे रख के गेम्स खेल रहे हो। दोस्तों यहाँ पे हमें रियो के बारे में भी काफी करीबी से जानने का मौका मिलता है। हमें बताया जाता है रियो नागी का उलट है। जैसे नागी बहुत जल्दी बोर हो जाता है और वो मेहनत नहीं करना चाहता, इसी तरह रियो जो है वो फारग रह रह के बोर हो चुका है। वो मेहनत करना चाहता है लेकिन उसके पास सब कुछ है तो उसे समझ में नहीं आता कि वो किस चीज के लिए मेहनत करे। तो रियो ने अपनी जिंदगी में गौर रखा है कि वो नंबर 1 प्लेयर बेस्ट फुटबॉलर बनेगा, इसके लिए वो जी जान से मेहनत करेगा। ये फैसला उसने एक फुटबॉल मैच को देखते दौरान किया था। जब वो होमवर्क भी कर रहा था उसके दिमाग में आया, ये कितने कूल लोग हैं, ये अपने गोल्स के लिए कितनी ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं और आखिरकार उन्हें करके दिखाते हैं। रियो समझ जाता है कि वो इन जैसा बनना चाहता है। यही चीज को लेके जब रियो अपने फादर के साथ डिस्कस करता है, वो बिलियनियर शख्स उसके मुंह पे वहीं पे फुटबॉल मारते हुए कहता है, नहीं भूल जाओ इसके ख्याल से भी। रियो एक तरह से टूट रही था, बिखर रही था और शायद से अपने गोल को बाय बाय कहने भी वाला था कि उसकी मुलाकात हुई नागी सेशिरो से। उसका प्योर टैलेंट देख के रियो वहीं पे चौंक गया। उससे वो मेडल कप दिखने लगा था, उससे वो ट्रॉफी दिखने लगी थी जो कि फुटबॉलर्स को मिलती है। दोस्तों नागी के पास वो सब कुछ है जो रियो चाहता है और रियो के पास वो सब कुछ है जो नागी चाहता है। लेकिन उसकी ये मोटिवेशन से बड़ी स्पीच को सुनने के बाद नागी कहता है, क्या यार सर का दर्द है, तुम बहुत ज्यादा एनिमे देखते हो, तुम्हें थोड़ा कम देखना चाहिए। मगर रियो अपनी ही दबाता जाता, वो उससे कहता है इस वक्त हमें गेम खेलने के बजाय प्रैक्टिस करनी चाहिए।
तुम मुझे रियो बॉस कह के पुकार सकते हो। उसके बार बार और लगातार रिक्वेस्ट करने की वजह से ही नागी उससे कहता है कि अगर तुम किसी सॉकर टीम में हो तो मुझे मिलवाओ उन सभी लोगों से। तो इसी तरह रियो उसे सो-कॉल्ड अपने सॉकर क्लब ले जाता है, जहाँ पे सारे के सारे मेंबर्स रियो को देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो उसे कैप्टन कैप्टन करके पुकार रहे होते हैं। इंडीड रियो ही उनमें से सबसे बेस्ट प्लेयर है। बहुत जल्द प्रीलिम्स क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट की शुरुआत होने को जा रही है इनके स्कूल में फुटबॉल को लेके। ये सारे के सारे लोग अपनी अपनी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि शायद से अगर हम मैच जीत जाए हमें नेशनल टीम को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा और फिर हम भी फेमस हो जाएंगे, सेलिब्रिटी बन जाएंगे, पैसा बहुत होगा। लेकिन रियो यहाँ पे डिफरेंट होता है। वो पैसों के लिए नहीं खेल रहा होता, उससे फुटबॉल से लगाव है, इसलिए फुटबॉल वो खेल है। मेरे ख्याल से उसने फुटबॉल को नहीं चुना बल्कि फुटबॉल ने ही उससे चुना है। लेकिन ये मिसाल अफसोस नागी पे ज्यादा जचती है। तो इसी वजह से रियो उन सबसे वादा करता है, मैं आप सबको लेके जाऊंगा नेशनल तक, बस आप लोगों को मुझे फॉलो करना है और हमारी विक्ट्री एब्सोल्यूट है। जिन्हीं समय क्लब का एक और मेंबर यहाँ पे एंटर करते हुए कहता है कि हमें मैच की ऑफर आई है। शायद से ये इनके लिए खुश होने वाली बात हो सकती थी, लेकिन वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक तरह से हमारे लिए मसला भी बन सकता है। वो बताता है ये कैंप कोई आम कैंप नहीं है दोस्तों, ये दादादा हाई स्कूल से है जो कि रीजनल कैंप है। इन्हें हराना लगभग इम्पॉसिबल ही है। ये एब्सोल्यूट पावर हाउस है और आज तक ये क्लब एक बार भी सॉकर का मैच नहीं हारा। इन्होंने हमें चैलेंज किया है दोस्तों, अगर हम इनसे हार गए तो नेशनल में शामिल होने का सपना सब सपना ही बन के रह जाएगा और हमारा रेपुटेशन भी पूरे तरीके से टूट जाएगा और तहस नहस हो जाएगा ना। टीम की फटने लगती है क्योंकि ये ऑलरेडी एक तरह से नेशनल टीम के क्लोज होती है। उन्हें फिक्र हो रही होती है कि इस जैसी पावरफुल टीम हमें क्यों चैलेंज कर रही है, इनका करियर ऑलरेडी इतना मस्त है, हम गरीबों को कुचल के इन्हें क्या ही मिल जाएगा। जिन इस सब में पीछे से रियो की अटेंडेंट आके कहती है, इस सब के पीछे तुम्हारा फादर है रियो, वो चाहता है कि तुम जल्दी हार जाओ और अपने फुटबॉल के करियर को टाटा बाय बाय कह दो। इस लास्ट मैसेज के साथ तुम्हारे फादर ने कहा है, अगर तुम मेरे ही बेटे हो और अगर तुम्हें लगता है हर कुछ तुम्हारे लिए पाना आसान है तो इस गेम को जीतना भी तुम्हारे लिए तो बाएं हाथ का खेल होगा। उसने कहा ये तुम्हें मजबूत बनाएगी और ये मेरी तरफ से तोहफा ही समझ के कबूल कर लो क्योंकि तुम्हारे ड्रीम्स को अचीव करने में मदद करेगी आगे। ना रियो तुम इसका कैसे जवाब देते हो वो तुम पे है। रियो जो कि यहाँ पे जर्रा भी टेंशन तक ना लेता बल्कि उल्टा वो काफी ज्यादा एक्साइटेड सा होने लगता है। उसके जिस्म से हम वो शोलों की बदबू को महसूस कर पाते हैं। वो एक कातलाना मुस्कुराहट के साथ कहता है, इफ दैट्स द केस देन सो बी इट। और जहां तक तोहफे की बात है तो चूम लो मेरी वो, तुम्हें पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मेरे फादर को जाके कह देना कि मेरा जुनून और जज्बा कोई इतना मामूली नहीं है कि कुछ सोल्जर्स तुम्हारे भेजे हुए उन्हें तोड़ और मरोड़ डाले। अगर उन्हें लगता है कि उनके पास कुछ खास है तो मेरे पास भी बहुत खास है। ये कहते हुए वो नागी के कंधे पे हाथ रख के बोलता है, मेरे दोस्त हमें तुम्हारी जरूरत है। यह हमारा डेब्यू मैच है, मतलब कि वही मैच जिसके ये लोग बरसों से सपना देखते आ रहे हैं। यही मैच उन्हें नेशनल टीम में शामिल होने में मदद करेगा और इसके लिए ही तो रियो तड़प रखता है। नहीं, ये कहना गलत होगा, बल्कि इस रूम में मौजूद हर कोई उसी मैच के लिए तड़प रखता है। नागी, मुझे तुम्हारा टैलेंट चाहिए, मुझे अपना टैलेंट दो ताकि मैं इस मैच को जीत सकूं। दोस्तों, इसी तरह कहानी मुड़ के उसी डेडली सॉकर मैच पे जाती है, सो कॉल्ड डेब्यू मैच, जहां पे दादादा हाई स्कूल की टीम है एक तरफ, रियो और नागी की टीम दूसरी तरफ। वहीं पे उनके सामने खड़ा होता है दादादा हाई स्कूल का कैप्टन, जिसका नाम होता है नामियोक्यो रियो। जहां पे रियो मैच के स्टार्ट होने से पहले ही रियो के मुंह के सामने ट्रैश टॉक करने लगता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे सपने को कुचल दूंगा एक
चुंटी की तरह। लेकिन रियो भी उसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहता है कि तुम जैसा बंदा कभी भी मुझे नहीं समझ पाएगा। तुमने कभी असली टैलेंट को नहीं देखा जो मैं विटनेस कर चुका हूं, और आज तुम वो देख लोगे। खैर, उस पे मिट्टी पाओ। मैच की शुरुआत होती है किक ऑफ से, जहां पे रियो काफी स्टाइलिश तरीके से बॉल को काबू में लेता है। इसी दौरान लेफ्ट और राइट से दादा हाई स्कूल के 2 बंदे उस पे टूट पड़ते हैं और बॉल चुराने की अपनी कोशिशों में जारी रहते हैं। मगर रियो की आंखें चमकने उठती है उसके शॉलों से। रियो काफी खूबसूरती से राइट वाले के पैर के बीच में से बॉल को निकालता है और फिर उसके पीछे से होते हुए जाके फौरन से बॉल को दोबारा से घेर लेता है और उसे अपने काबू में लेता है। वो दोनों प्लेयर्स बस रियो की खाक में ही धुल जाते हैं, जो देख के दादा के कैप्टन की फट जाती है। उसने वाकई में रियो से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गेम की शुरुआत में ही वो उसके 2 बेस्ट प्लेयर को यूकल्टी मारने पे मजबूर कर दे। इसके बाद उनका कैप्टन काफी हैरानी और फिक्रमंदी से कहता है, कुछ भी करो, तुम लोग शक्ल क्या देख रहे हो, जाके उससे रोको। लेकिन रियो को अब कौन ही रोक सकता है। रियो बॉल लेके आगे जाता। इस दौरान हमें रियो का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, मैच से कुछ घंटे पहले या फिर एक दिन पहले, कुछ भी हो सकता है। वहां पे वो नागी के साथ बैठा होता है। नागी उससे कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे फुटबॉल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। तो रियो कहता है, तुम्हें सॉकर की डिटेल्स इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जब मैदान में होगे मैं तुम्हें गाइड करूंगा, तुम समझ जाओगे तुम्हें क्या करना है, क्योंकि तुम्हारे पास टैलेंट है। तो दोस्तों, इससे पहले हमें कुछ आगे दिखाया भी जाता कि ये दमदार और खतरनाक सी एपिसोड यहाँ पे एंड होती है।